हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में पिछले वीडियो में हमने नेतृत्वकर्ता के से संबंधित कुछ टॉपिक देखे थे, कुछ पॉइंट्स देखे थे। कल मैंने यहाँ पर छोड़ा था, वहीं से मैं फिर स्टार्ट करना चाहता हूँ। नेतृत्व की शैली के प्रकार क्या है? नेतृत्व की शैली के प्रकार। देखिए, आपको टेक्निकली वैसे भी कैसे भी आपको ये क्लास बहुत सिंपल लगती होगी, लेकिन मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ कि तकनीकी तौर पर या किसी भी तौर पर आपको सिंपल लग सकती है, लेकिन आपको कंटेंट के तौर पर, समझाने के तौर पर आपको बिल्कुल भी सिंपल नहीं लगने दूंगा और एक बहुत ही डीप में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। तो समय की बर्बादी नहीं करेंगे, हम सीधे डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। जो भी जानकारी है क्लास से संबंधित वो हम पहले ही दे चुके हैं। तो आज का जो हमारा कंटेंट है वो है नेतृत्व की शैली के प्रकार। मैंने कल भी यही छोड़ा था इसको। तो कितने प्रकार के नेतृत्वकर्ता होते हैं? तो नेतृत्व व्यवहार व शैलियों के कई सिद्धांत में समाहित है। विश्लेषणों से यह प्राप्त होता है कि कुछ निश्चित विशेषताओं व लक्षणों का होना एक नेता के लिए नितांत आवश्यक है। नितांत का मतलब बहुत अत्यंत आवश्यक है। यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि यह गुण जिनमें नहीं होता है वे नेता नहीं हो सकते। नेतृत्व की शैलियों का वर्गीकरण करने के कई आधार होते हैं, किंतु प्राधिकार का प्रयोग सबसे उत्तम व लोकप्रिय आधार है। देखो, सीधी बात है, कितनी शैलियाँ होती हैं वो समझिए, इसको पूरे को छोड़ दीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो एक होता है एकतंत्री या तानाशाही या निरंकुश शासन। दूसरा होता है लोकतंत्री, प्रजातंत्री और सहभागी शासन। तीसरा होता है अवध मुक्त रोक उदारवादी। तो देखिए, ये ऐसा शासन आपको यहाँ पर दिख रहा है, हिटलर, ठीक है। और अगर आप उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया में जो है गेंडा जैसा व्यक्ति, तो ठीक है, तो वहाँ पर भी कैसा शासन है? तानाशाही शासन है, ठीक है। जो हम अपने भारत की बात करते हैं, हमारे भारत में सेकंड नंबर वाला शासन है, ठीक है। एक एक करके हम इस तीनों को पढ़ेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या होती है, सब समझेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एकतंत्रीय, तानाशाह या निरंकुश शासन। इस शैली में सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में होती है और वह अपने अधीनस्थों का पालन कराने हेतु आदेश देता है। एक प्रबंधक द्वारा यदि इस शैली को प्रयोग में लाया जाता है तो इस आदेश का पालन अधीनस्थों के लिए एक तरफा संप्रेषण, ठीक है, एक तरफा संप्रेषण में किया जाता है। यानी उसने जो बोला है आपको वो करना ही करना है। इसको क्या बोला जाता है? निरंकुश तानाशाह शासन, जैसा कि हिटलर, ठीक है। फिर होता है लोकतंत्री, प्रजातांत्रिक और सहभागी शासन, सहभागी नेतृत्व। इसमें क्या होता है? निरंकुश के ठीक विपरीत क्या होता है? निरंकुश के ठीक विपरीत लोकतांत्रिक में नेता अधिकारियों के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखते हैं। इस प्रणाली में अधीनस्थों के सुझावों, देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से एकतंत्रीय, तानाशाह या निरंकुश अर्थात लोकतंत्री, प्रजातांत्रिक, सहभागी कौन सा उदाहरण है? इन दोनों में से कौन सा उदाहरण? इसमें से रख के देंगे आपको, इसमें से भी दे सकते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो उदाहरण दिया है वो इसका है या इसका है या इसका है, ठीक है। तो इसमें सीधी बात ये होती है, अपनी मनमानी नहीं चलती है। अगर कोई शिकायत होती है तो सब उसका निराकरण उसी आधार पर किया जाता है। आबाद मुक्त रूप का मतलब होता है इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिया गया, इसे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब उसके बाद आता है समूह। समूह का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, वो समझिए, ठीक है। समूह क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है? शब्द समूह दरअसल दो या दो से अधिक व्यक्तियों के एक झुंड को संदर्भित करता है।
जो एक साझा स्थान पर एकत्रित होकर परस्पर बातचीत करते हैं या कोई काम करते हैं, जो भी चीज़ आपके मन में आती है, मतलब एक या एक से दो लोग, ठीक है। अब सबके अनुसार अलग अलग परिभाषा दी गई है, ये आपके पेपर में नहीं आती है तो ये आप छोड़ दीजिए। अब समूह का महत्व क्या होता है आप सभी को पता है। अगर एक हम समूह में ग्रुप में काम करेंगे तो जैसे मान लीजिए हमें कोई काम नहीं आता, वो उसको काम आता है, वो जो उसको नहीं आता वो उसको आता है, तो हम क्या करेंगे, एक ही काम को अलग तरीके से कर सकते हैं और एक साथ में कई सुझाव हम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप समझ लीजिए साझा बातचीत का प्रभाव, सार्वजनिक सामाजिक रिश्ते और परस्पर निर्भरता, ये सब चीज़ यहाँ पर दी गई है, ठीक। इसको छोड़ दीजिए। इसको छोड़ दीजिए। जो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, सिर्फ मैं वही कराऊंगा। और यही एक टीचर, देखो अगर आप पढ़ोगे तो आप सब चीज़ पढ़ते जाओगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारे पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा इसको हम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे ताकि हमारा समय बचेगा। समूह के क्या प्रकार होते हैं, औपचारिक समूह क्या होता है, ठीक है, अनौपचारिक समूह क्या होता है, ये सब छोड़ दीजिए। सहज समूह क्या होता है, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। ये मैत्री समूह क्या होता है, ये कुछ नहीं है, मित्रता पूर्वक काम करना, आपस में मिलजुल कर काम करना। सहज समूह क्या होता है कि अगर हम किसी के साथ काम करते हैं तो सहज महसूस करते हैं, ठीक। ये सब समूह से संबंधित है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब इसके बाद जो भी टॉपिक आने वाले उनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि उसमें अब जीके शामिल हो जाएगा, यानी जनरल नॉलेज शामिल हो जाएगी। तो आपको वो बहुत ध्यानपूर्वक और उनको बहुत उन पर मेहनत करना है। वो इसी एग्ज़ाम के लिए भी नहीं है, वो आपके एमपी का कोई भी एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर वो जीके आपके काम आने वाला है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ को दोहरा लेना। हमारे जितने भी कंटेंट अभी तक हमने कराया उसको बार बार आप रिपीट करना, फिर उसके एमसीक्यू लगाना, बस। और आपको कुछ भी नहीं करना है, कहीं से भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा टारगेट है, मैं लगभग इसको 10 दिन से पहले इसको ख़त्म करूँगा, फिर दूसरा टॉपिक उठाऊँगा, मैं दूसरा पुस्तक, दूसरा खंड उठाऊँगा। तो ऐसे ही लगभग हम 1 से 1.5 महीने में पूरा ख़त्म करेंगे, फिर उसका दोबारा से रिवीजन करते चलेंगे। बस आपको साथ में चलना है, साथ में पढ़ना है, बस और कुछ भी नहीं करना। क्लियर? चलिए ठीक है।